तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। हमने जो गॉस थ्योरम पढ़ा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। ओके, जो फ्लक्स होता है वो किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो उसके अंदर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो इन टू टाइम्स होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ना है। गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखिए, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर, स्ट्रेट वायर, एक बहुत बड़ा वायर है आपका, ठीक है, इस तरह का लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना, बहुत बड़ा चार्ज्ड वायर है, उसके कारण किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वहां पर आप एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बट गॉस लॉ की हेल्प से आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, तो आपका इस तरह से चार्ज वायर है स्टूडेंट्स, थिन चार्ज वायर है, यहां पर थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है इसे केवल समझने के लिए, बट ये थिन बहुत पतला और इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा लंबा है, ओके, एंड नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा लंबा चार्ज्ड वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, स्ट्रेट वायर है। ठीक है, इस चार्ज वायर के कारण, ये इस तरह से वायर रखा हुआ है स्ट्रेट, इस वायर के कारण किसी पॉइंट पी पर मान लेते हैं, यहां पर कहीं पॉइंट ले लेते हैं अपन, एक पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे हम, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा गॉस लॉ याद रखें। गॉस लॉ क्या पढ़ा हमने, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मतलब ये जो होता है इसको बोलते हैं फ्लक्स, उसके अंदर कितना चार्ज होता है सरफेस के अंदर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको वो कहते हैं गॉस थ्योरम। इट मीन्स गॉस थ्योरम लगाने के लिए पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्लक्स, और फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद में फ्लक्स को लिखेंगे फाई से, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो। तो पहले क्या करेंगे आप, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके बाद में आप क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो जब भी हम गॉस थ्योरम लगाते हैं तो हमें एक सरफेस चाहिए स्टूडेंट, जिस सरफेस पर हम अपना ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। ओके, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जिस सरफेस की जरूरत होती है, जिस सरफेस के ऊपर ये अप्लाई किया जाता है, उसे कहा जाता है गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। ओके, तो सरफेस कैसा भी कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट P को लेते हुए एक ऐसा सरफेस कंसीडर करना है, क्लोज्ड सरफेस। कैसा सरफेस स्टूडेंट्स, क्लोज्ड, जो इस चार्ज को भी क्लोज करे और पॉइंट P को अपने सरफेस पर ले ले, ऐसा कुछ सरफेस हमें मानना पड़ेगा। ओके, ताकि हम गॉस थ्योरम लगा पाए। तो गॉस थ्योरम लगाने के पहले ये जो थ्योरम लगाना है, तो पहला स्टेप तो ये होता है स्टूडेंट, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है कि आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करें, एक सरफेस मानना पड़ेगा, ये सरफेस आपके पॉइंट P को लेते हुए हो और उस चार्ज को इनक्लोज्ड करते हुए। तो पहला स्टेप है गॉसियन सरफेस की कल्पना करिए। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो कैसा सरफेस बनाए, एक सिलेंडर बना लेते हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट P से गुजरने वाला एक सिलेंडर इस तरह से बना लेते हैं। ध्यान से देखें, आप लोग लग रहा होगा इस सिलेंडर बनाया हमने। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर बनाया हमने, ये 3 डायमेंशन में स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा इमेजिनेशन अपना स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि हमने 2D के अंदर 3D को खेलने वाले हैं। ओके, ये हमारा 2D है बोर्ड, मगर हम 3D बना रहे हैं। 3D कैसा, ये आपका सिलेंडर ऐसा नहीं है, ये सिलेंडर पूरा ऐसा है, इनक्लोज्ड किए हुए, किसको बंद किए हुए, ये जो चार्ज्ड वायर है ना, इस चार्ज वायर को अपने अंदर बंद किए हुए हैं, और इसके सरफेस पर, ये सरफेस कैसा है स्टूडेंट, ऐसा कर्व लिए हुए सरफेस है, और इस कर्व्ड सरफेस पर आपका पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है। कौन सा सरफेस है, सिलेंड्रिकल, इसे हम कहेंगे गॉसियन सरफेस, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर हम कौन सा थ्योरम लगाने वाले हैं, गॉस थ्योरम, इसलिए इसे कहा जाएगा गॉसियन सरफेस। तो हमने स्टेप 1 को फॉलो कर लिया, हमने गॉसियन सरफेस की कल्पना कर ली इस पॉइंट P को लेते हुए और हमारे चार्ज Q को, चार्ज को अंदर लेते हुए। और ये जो चार्ज है आपका, ये लाइन चार्ज है स्टूडेंट्स। कौन सा चार्ज है, लाइन चार्ज। और ये डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, यहाँ पर चार्ज कंटिन्यूस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और आपने पढ़ा है जब चार्ज एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस वायर के लिए हम एक डिफाइन करेंगे जिसे कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। जब चार्ज एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने लैम्बडा को डिफाइन कर लिया, गॉसियन सरफेस की कल्पना कर ली। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा कंसंट्रेशन यहाँ पर रखिएगा। अगर आप एक अच्छे से सीख लेते हैं तो इसके बाद में जो एप्लीकेशन आने वाले उन्हें भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस लाइन चार्ज के कारण और ये जो सरफेस की कंसिडर किया गया, इस सिलेंडर माना गया, इस सिलेंडर का कुछ लेंथ होगा। तो मान लेते हैं सिलेंडर की जो लेंथ है आपकी L है। ओके, सिलेंडर का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, L है। और पॉइंट P की इस लाइन चार्ज से दूरी, जो आपका पॉइंट P कितनी दूरी पर है इस लाइन चार्ज से, वायर से, मान लेते हैं R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट आपके लाइन चार्ज से, वायर से R दूरी पर है। और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, L लेंथ का हमने सिलेंडर एज्यूम किया है। तो आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर के पास 3 सरफेस होंगे स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पर, थोड़ा सा इमेजिन करने का ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स इसको। ये हमने इस तरह का कुछ सिलेंडर बनाया है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप, कागज का एक सिलेंडर बनाया है। ये ओपन सिलेंडर है स्टूडेंट्स, ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है। ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ से ओपन है, इसी के साथ में आपको यहाँ से भी ओपन दिख रहा होगा। तो अगर इस सरफेस को और इस सरफेस को हम क्लोज्ड कर दें, बंद कर दें, ठीक है, इस तरह से अगर बंद कर दें हम, तो ये बन जाएगा क्लोज्ड सरफेस। क्या बनेगा, क्लोज्ड सरफेस। और ये क्लोज्ड सरफेस ही आपका क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। इसका मतलब सिलेंडर ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। याद रखिएगा, यहाँ पर सिलेंडर बनाया तो है मगर यहाँ ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, तभी ये क्लोज्ड सरफेस बनेगा और उसे हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। तो इस क्लोज्ड सरफेस के 3 सरफेस होंगे स्टूडेंट। एक तो एक कर्व लिए हुए है, तो एक कर्व्ड सरफेस, दूसरा ये फ्लैट सर्कुलर सरफेस, और तीसरा ये फ्लैट सर्कुलर सरफेस। तो 3 सरफेस बनेंगे, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो हर सरफेस के नाम रख देते थे। इस सरफेस को बोल देते हैं हम S1 जो फ्लैट सर्कुलर सरफेस है, दूसरा ये फ्लैट सर्कुलर सरफेस S2 और तीसरा सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है, इस सरफेस का नाम रख देते हैं हम S3। क्या बोलते हैं इसको हम, S3, विच इज कर्व्ड सरफेस ऑफ अवर सिलेंडर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें इस क्लोज्ड सरफेस जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, इससे निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स। तो देखें, पहला स्टेप तो आपने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। अब इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन की हेल्प से आपको। ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेशन करते हैं। तो फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब है ऊपर वाले सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है प्लस, नीचे वाले सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है प्लस, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तीनों फ्लक्स को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा आपका। ओके, तो हम इस इंटीग्रेशन को 3 सरफेस पर लगाएंगे, S1 पर, S2 पर और S3 पर। तो लिख देते हैं इसको 3 बार। क्लोज इंटीग्रेशन किस पे लगाएंगे, S1 पर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, प्लस ये किससे फ्लक्स निकलेगा स्टूडेंट, S1 से। S1 कहाँ है स्टूडेंट आपका, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला फ्लैट सरफेस। इससे कितना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, ये S1। इसी तरह से एक बार करते हैं S2 के लिए, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसी तरह से करते हैं स्टूडेंट्स एक बार S3 के लिए, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि हमने फ्लक्स को 3 पार्ट के लिए तोड़ लिया। जितने भी सरफेस हो आप हर सरफेस के अलग अलग कर सकते हैं, S1, S2 और S3। वहाँ पर S1 और S2 तो आपके फ्लैट सरफेस हैं और S3 आपका जो है वो कर्व्ड सरफेस है। अब एक पॉइंट और इधर साइड में नोट रखें स्टूडेंट्स, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, किसी सरफेस का एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो फ्लक्स कितना होता है स्टूडेंट, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, मतलब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, तो फ्लक्स कितना होता है, 0, क्योंकि हम लिखते हैं ई
वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा जाता है ई ए कॉस थीटा 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस पॉइंट को याद रखें, डायरेक्ट ध्यान से देखें। अब किससे फ्लक्स 0 होगा, तो देखें ये जो आपका लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होने वाला है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, यहाँ से भी आउटवर्ड निकलेगा, यहाँ से भी आउटवर्ड निकलेगा, हर तरह से। हमने जो अपना सरफेस बनाया है, इस सरफेस को देखिए, इसके अंदर मान लें इसके अंदर आपका लाइन चार्ज रखा हुआ है, लाइन चार्ज अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहा है। इस तरह से हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा परपेंडिकुलर निकल रहा है। आ रहा है आपको समझ में, इस तरह से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस सरफेस पर आप छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, ओके, यहाँ पर आप छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, इस एरिया को नाम दे देते हैं ds। कितना नाम दे दिया, ds। एक छोटा सा एरिया एज्यूम करा हमने, जैसे यहाँ पर मान ले छोटा सा एरिया मान लेते हैं। यहाँ पर हम देखिए ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये छोटा सा एरिया, इस एरिया वेक्टर और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बाहर निकल रहा है परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे। इट मीन्स एरिया वेक्टर तो हमेशा उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी। ठीक है, इसे हम बना लेते हैं अच्छे से। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट पे था, छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करा, इसका एरिया कितना है ds। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकल रही है इस तरह से। और ये जो एरिया है, इस एरिया के वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर जो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यही होगा ds वेक्टर। तो बताइए कर्व्ड सरफेस से, कर्व्ड सरफेस पर जरूर नहीं है आपने एक पॉइंट लिया, आप कहीं पर भी पॉइंट लें, जैसे माने यहाँ पर लिया था आपने, आप यहाँ पर लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ऐसे बाहर निकलेगी आउटवर्ड नॉर्मल, और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा। मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहने वाली है। कहाँ पर, कर्व्ड सरफेस पर। इस कर्व्ड सरफेस पर कहीं पर भी घूम जाएं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर रहने वाला है। इस पॉइंट को नोट करें, कर्व्ड सरफेस पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। इट मींस द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। क्या समझ में आया कि जो S3 फ्लक्स है इसमें E और ds के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि S3 किसके कारण था, कर्व्ड सरफेस के कारण। ठीक है, इस पॉइंट को आया आपको समझ में। अब S1 और S2 के कारण भी देख लें। क्या आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि S1 से और S2 से कितना फ्लक्स निकलने वाला है, 0। कितना निकलने वाला है, 0। कैसे, देखें ध्यान से। ये आपका S1 सरफेस, S1 के लिए देखें, S2 के लिए आप करें S1 सरफेस। ओके, बताएं S1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही बाहर निकल रहा है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर यहाँ पर आप छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे, एरिया एलिमेंट कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे, उसके ऊपर जो बंद करा था उसका एरिया एलिमेंट ऐसा आएगा, एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा है। देखें वापस से, इमेजिन करें स्टूडेंट्स को। अब ऊपर की बात कर रहे हैं इस सरफेस की, इस सरफेस S1 की बात कर रहे हैं, ये वाला सरफेस। इस सरफेस के ऊपर अगर छोटा सा एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया माना, उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी बाहर निकल रहा है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और ये जो छोटा सा सरफेस है जो हमने ऊपर लिया है, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर होगा ऐसा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर ds वेक्टर। बताएं एंगल कितना बना इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। कितना बना, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, 0। S1 से कितना फ्लक्स निकलेगा, 0। S2 से कितना फ्लक्स निकलेगा, 0, क्योंकि यहाँ पर भी वही है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आपका, और एरिया एलिमेंट जो लेंगे उस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर आएगा ऐसा, आउटवर्ड नॉर्मल। आपको पढ़ाया गया था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल ली जाती है, बाहर की तरफ नॉर्मल, सरफेस से बाहर की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाते हो सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में वापस एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो देखेंगे S1 से और S2 से फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि एंगल 90-90 बन रहा है, और केवल जो फ्लक्स है वो किससे निकलने वाला है, S3 से। तो देखें S1 के लिए लिखते हैं,
क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, बोले S1 के लिए एंगल कितना है 90 डिग्री, प्लस S2 के लिए देखें, ये S1 के लिए था, S2 ई डी एस कोस 90, S2 के लिए देखें, S2 के लिए भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब S3 कौन सा सरफेस है आपका, कर्व्ड सरफेस, ई डी एस कोस थीटा, थीटा मीन्स एंगल कितना है कर्व्ड सरफेस के लिए 0 डिग्री, कहीं पर भी मुड़ जाए एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ओके, ये 0 डिग्री ही रहने वाला है। अब देखें कैलकुलेट करें, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी खत्म 0, ये पूरी टर्म हो जाएगी खत्म 0, कोस 90 की वैल्यू 0, ये पूरी खत्म हो जाएगी, ये पूरी खत्म हो जाएगी, तो बचेगा कितना फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू कितना है क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कौन सा सरफेस से S3, मतलब कौन सा सरफेस के फ्लक्स, ये आपका कौन सा सरफेस से लिया गया है कर्व्ड सरफेस से। ओके, तो कर्व्ड सरफेस से इतना फ्लक्स निकल रहा है। अब इस फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और इंटीग्रेशन साइन का क्या करेंगे हम यहाँ पर। ध्यान से समझे अब स्टूडेंट्स, 2-3 पॉइंट और समझना चाहिए इसमें। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड S3 कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। क्या कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर सेम होगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हम E को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ये जो आपका सरफेस है ना स्टूडेंट्स, ये इस तरह का सरफेस निकल रहा है। इस सरफेस के हर पॉइंट की इस चार्ज से दूरी कितनी है r। अगर दूरी सेम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो सिमेट्री से मान सकते हैं कि सरफेस पर जो पॉइंट है, जितने भी पॉइंट हैं, उन पॉइंट की लाइन चार्ज से दूरी सेम है, तो हम मान सकते हैं कि उस पॉइंट पर, उस सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम रहने वाला है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन हो गया ds। अब ये सांप किसको खाने वाला है, ds को खाने वाला है। E तो बच गया यहाँ पर। E क्यों बच गया? क्योंकि E की वैल्यू सरफेस पर सेम थी, हर पॉइंट पर बाहर की तरफ होगा और वैल्यू भी सेम रहने वाला है। ठीक है साहब। अब इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्या सारे ds जुड़कर, सारे ds जुड़कर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बना लेंगे, कर्व्ड सरफेस बना लेंगे। ऐसा ds लोगे, फिर यहाँ पर लोगे, फिर यहाँ पर लोगे, तो छोटे छोटे ds मिलकर इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया बनाएंगे। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, मतलब सारे ds को जोड़ोगे, तो आपको इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस मिलने वाला है। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? 2πRh। याद रखें, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, जो घुमावदार एरिया होता है, वो कितना होता है? 2πRh। r मीन्स उसका रेडियस, तो इस सिलेंडर का रेडियस भी देख लें कितना है, r ही है रेडियस। और h मीन्स उसका हाइट। हाइट कितना है स्टूडेंट्स? हम पहले ही मान के चले थे कि इसका जो लेंथ होगा, वो लेंथ कितना माना था हमने? l। तो इसका लेंथ था l, तो h की जगह कितना लिखेंगे हम? l, 2πRL। तो फ्लक्स निकल गया फाई E इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। अब हम गॉस थ्योरम लगा देंगे और आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ लगा देते हैं। क्या होता है गॉस लॉ? कि किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, उसके अंदर जितना चार्ज होता है अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। तो लिखें सारी वैल्यूज। फ्लक्स कितना निकल रहा है इस क्लोज्ड सरफेस से? E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q इन। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझना है, Q इन क्या है स्टूडेंट्स? अंदर वाला चार्ज। किसके अंदर वाला चार्ज? इस गॉसियन सरफेस या सिलेंडर के अंदर वाला चार्ज। किसके अंदर वाला चार्ज? जो आपने सरफेस कंसिडर करा है, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ओके, तो Q इन अंदर वाला चार्ज होगा। अब हमने देखा कि वायर तो जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, कभी खत्म नहीं होगा। तो केवल वह चार्ज लेना है जो चार्ज इस सिलेंडर के अंदर बंधा हुआ है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का चार्ज। तो इस वायर की जो लेंथ होगी, इस वायर की लेंथ कितनी है? L, क्योंकि जो सिलेंडर की लेंथ होगी उसी लेंथ के अंदर इतना वायर बंधा हुआ है, इतना वायर अंदर होगा, तो इस वायर का लेंथ भी कितना है? L। और आपने देखा कि लेमडा डिफाइन किया था ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है? लेमडा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन व्हाट? लेंथ। अब आपको तो चार्ज फाइंड करना है, चार्ज अंदर वाला चार्ज। तो लेमडा को ऐसा लिखेंगे चार्ज कौन सा? अंदर वाला, अपॉन में लेंथ।
किसकी लेंथ, सिलेंडर की लेंथ, क्योंकि जो सिलेंडर की लेंथ है वही लेंथ आपके इस वायर की लेंथ भी मान लेंगे हम, तो वायर की लेंथ भी एल हो जाएगी, एल। तो क्यू इन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एल का मल्टीप्लाई उधर कर दें तो क्यू इन बराबर आ जाएगा लेमड़ा एल, क्यू इन बराबर कितना, लेमड़ा एल। मतलब इतना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है, क्यू इन क्या है, इतना चार्ज हमारे सिलेंडर के अंदर वाला है, तो क्यू इन की वैल्यू रख देंगे लेमड़ा एल। आ रहा है समझ में आपको, लेमड़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ का, लेमड़ा क्या होता है, पर यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो लेमड़ा एल हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बस अब कुछ नहीं करना है, एल से एल काटो और ए की वैल्यू निकाल लो। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमड़ा एज इट इज़ 2 पाई को नीचे ले जाओ, एप्सिलॉन जीरो ऐसे कैसे, और आर को भी नीचे ले जाओ, ई को छोड़कर बाकी सबको नीचे ले जाना है, ये हमारा आंसर है। ई को ऐसा कैसा रखा, 2 पाई आर को नीचे ले आए, 2 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर लेमड़ा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी लॉन्ग चार्ज वायर के कारण, किसी इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण किसी पॉइंट पी पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। तो ई इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेमड़ा कॉन्स्टेंट है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। 2 पाई एप्सिलॉन जीरो कॉन्स्टेंट, लेमड़ा कॉन्स्टेंट, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर। अगर दूरी बढ़ेगी, अगर वो पॉइंट उस वायर से दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम की हेल्प से किसी लॉन्ग चार्ज वायर के कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसे वापस ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस की कल्पना करिए, ऐसा सरफेस मानिए जो उस चार्ज को इनक्लोज्ड किए हुए, यहाँ पर अपन ने सिलेंडर माना है। फिर आप उस क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करिए और गॉस लॉ लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है।